गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पराकण की संरचना थी उसके बारे में पढ़ा था, बाह्य चोल, अंतः चोल। उसके बाद में जो हमारे पास इसका डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, दैट मीन्स पराकण के बारे में जो पढ़ा था, और कहीं ना कहीं अंत में हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी कोशिका कौन सी बनी थी? कायिक कोशिका। और छोटी कोशिका कौन सी हमारे पास? जनन कोशिका। इनको आगे हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका आकार में क्या होगी? बड़ी होती है, बट जनन कोशिका कायिक कोशिका की तुलना में आकार में क्या होगी? छोटी होती है। अब जो हमारे पास कायिक कोशिका है, ये जो कायिक कोशिका है, इसका शुरू में जो केंद्रक होगा कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। किसका? कायिक कोशिका का केंद्रक कैसा होगा? गोलाकार होता है एवं बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। अब जस्ट देखो, इसमें फिर से बोल रहा हूं, कायिक कोशिका का केंद्रक शुरू में कैसा होगा? गोलाकार होता है एवं बाद में कैसा हो जाएगा? अनियमित आकार का हो जाता है। बट जो जनन कोशिका है उसमें प्रारंभिक अवस्था देखें तो कैसी होगी? लेंस के समान होती है। यदि हम बात करें किसकी? जनन कोशिका की, शुरू में लेंस के आकार की और बाद में इसका जो केंद्रक हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा हमारे पास? गोलाकार। यहाँ गोलाकार से अनियमित होगा शुरू में किसमें? कायिक कोशिका में, जबकि जनन कोशिका लेंस के आकार की और बाद में कैसे बन जाएगी हमारे पास? गोलाकार बन जाती है। यदि हम बात करें कायिक कोशिका की, इसमें विभिन्न कोशिकाओं के आकार एवं संख्या में क्या होती है? वृद्धि। इसमें कायिक कोशिका में विभिन्न कोशिकाओं की आकार और संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि जो कायिक कोशिका है हमने पढ़ा है आकार में कैसी होती है? बड़ी। तो यहाँ पर जो विभिन्न सेल ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट हम बोले या उनकी शेप एंड काउंट जो बोले, संख्या और आकार, उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है एक तरीके से। जनन कोशिका शुरू में लेंस के आकार की और बाद में क्या हो जाती है? गोलाकार होती है। तो यहाँ पर विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं में इसकी आकृति परिवर्तित होती रहती है। किसकी आकृति परिवर्तित होती रहती है? जनन कोशिकाओं की। क्लियर? अब देखो, उसके पश्चात यदि हम देखें तो हमारे पश्चात ये डायग्राम बना हुआ है। इसके पश्चात बोर्ड पे डायग्राम क्या है? परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाएं, कैसे कैसे परागकण का अंकुरण होता है जिससे नर युग्मकोद्भिद बनते हैं। दैट मीन्स नर युग्मकोद्भिद का इसमें डेवलपमेंट होता है और नव युग्मकोद्भिद का क्या बोल सकते हैं हम लोग? निर्माण हो जाता है। अब देखें, हमारे पास कितनी सेल है भाई? दो। एक तो कायिक कोशिका, दूसरी कौन सी है? जनन कोशिका। और दोनों कोशिकाएं होती हैं, यानी कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका। इसके अंदर जो केंद्रक होंगे इनके केंद्रकों में डीएनए की मात्रा तो इक्वल या समान पाई जाती है, बट आरएनए की मात्रा दोनों के अंदर क्या होती है? अलग अलग। डीएनए समान मात्रा में, बट जो आरएनए होता है वह अलग अलग होता है। क्लियर? किनमें? कायिक कोशिका में और जनन कोशिका में। दोनों में यदि बात करें हम लोग किसकी? डीएनए की, तो वो क्या होगा? समान मात्रा में। आरएनए की बात करेंगे तो क्या होगा? अलग अलग मात्रा में। आरएनए कायिक कोशिका में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो कायिक कोशिका है उसके अंदर कोशिका द्रव क्या होगा? ज्यादा आकार में बड़ी होती है, तो इसलिए कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा होती है। बट जो जनन कोशिका होती है उसमें आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका की तुलना में क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। परागकण का जो विकास या संरचना थी उसमें हमने संरचना के अंदर देखा था बाह्य चोल और अंतः चोल, खुरदरा स्मूथ प्रकार का, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये क्या हो गया? बाह्य चोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंतरिक चोल। और इसके मिड में ये क्या है हमारे पास? केंद्रक।
बाकी क्या कहलाएंगे, कोशिकांग या कोशिका में भरा हुआ बाकी द्रव पदार्थ है। अब जैसे ही इसका डेवलपमेंट होता है अंकुरण के लिए, तो आगे क्या होगा, इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, क्योंकि बाह्य चोल और अंतःचोल लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा था, और अंत में क्या निकल के आया था हमारे पास, दो कोशिकाओं का निर्माण। एक तो कौन सी थी, कायिक कोशिका, दूसरी कौन सी है, जनन कोशिका। अभी हमने चर्चा भी करी है इन दोनों सेल के बारे में, कायिक कोशिका क्या होती है और जनन कोशिका क्या होती है। अब देखो, बाह्य चोल और अंतःचोल बन गया, ये केंद्रक वाला पार्ट हो गया, इसमें बाकी ये कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं, और भरा हुआ इसमें तरल पदार्थ या कोशिका द्रव है। अब जैसे ही कायिक कोशिका और जनन कोशिकाओं का निर्माण, यहाँ देखो दोनों कोशिकाएं, एक तो कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। इसको हम फर्स्ट स्टेप बोले, जैसे मान लीजिए ए, इसको बै नंबर डायग्राम, यस है, ये इसकी अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हमारे पास बाह्य चोल और अंतःचोल बने हैं, उसके पश्चात इन दोनों के दौरान लास्ट में हमारे पास सेल बनी थी, वो ही सेल, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। दोनों देख लो, जैसे चोल बने वैसे ही इन दोनों से क्या बन रही है, कोशिकाएं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब यह स्पष्ट दिख रहा है, ये जो छोटे आकार की सेल है, ये छोटे आकार की सेल कौन सी होती है, जनन कोशिकाएं, जिसके अंदर जो कोशिकाओं की आकृति होती है, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है, इसमें जो कोशिकाएं बनेंगे तो इसकी आकृति लगभग क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। बट जो कायिक कोशिका है वो जनन कोशिका की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। जनन कोशिका की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। और अभी हम बात कर रहे थे डीएनए और आरएनए, किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए तो दोनों में क्या होता है, समान पाया जाता है, बट आरएनए दोनों में क्या होता है, अलग अलग पाया जाता है। और जो क्यों पाया जाता है, क्योंकि कायिक और जनन कोशिका की हम बात करें तो कायिक कोशिका आकार में बड़ी है, इसलिए इसमें कोशिका द्रव क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, तो आरएनए की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और इसमें क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ पहले यदि हम बात करें केंद्रक, जो केंद्रक है किस किस का, एक तो कायिक कोशिका का और दूसरी कोशिका कौन सी हमारे पास, जनन कोशिका। इन दोनों का जो केंद्रक है इनमें डीएनए क्या होगा, समान मात्रा में, क्लियर। अब जैसे ही आगे जब इनका अंकुरण होता है, विकास होता है, तो जो हमारे पास है, जो जनन कोशिकाएं हैं उससे क्या बनेंगे भाई, कोशिकांग बनेंगे, सीधी सी बात है। और जो हमारे पास हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये अनियमित आकार की है, कौन सी, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका की हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर आरएनए प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है, किसके अंदर होती है भाई, कायिक कोशिका में। अब धीरे धीरे इनका क्या होगा, डेवलपमेंट। ये हमारे पास नलिकाकार संरचना है, क्या कहलाएगी, पराग नलिका कहलाती है। क्या कहलाती है, पराग नलिका। ये कोशिकाएं क्या होंगी, कायिक कोशिका। ये दोनों क्या हो गए, नर युग्मक, क्योंकि कौन सी कोशिका भाग ले रही है, जनन कोशिका। जनन कोशिका से हमने थोड़ी देर पहले ही स्टडी की थी, या इसके बारे में भी अध्ययन कर रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बोल रहे थे जनन कोशिका है जो इसके निर्माण में भाग लेती है। दैट मीन्स जनन कोशिका विभिन्न पदार्थों में आकृति परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि यह लंबी होकर कृमि रूपी दिखाई देती है, जिससे लंबे आकार की एक पराग नलिका का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो ये जो पराग नलिका है, तात्पर्य सीधा दिया गया है, इस पराग नलिका का निर्माण किससे हो रहा है, जनन कोशिका से। यहाँ पर किनका निर्माण हो जाएगा, नर युग्मक। ये जो दो नर युग्मक होंगे यही क्या कहलाएंगे, नर युग्मकोद्भिद कहलाने हैं। अर्थात हमें यही रिजल्ट निकालना था भाई, जनन कोशिका से एक लंबी कृमि रूपी पराग नलिका का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर दो नर युग्मक दिखाई दे रहे हैं, और ये नर युग्मक क्या कहलाएंगे, नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। इस प्रकार से परागकणों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें भाई नर युग्मकों का निर्माण, अभी हमने पढ़ा है, इसके बाद में टॉपिक भी यही है हमारे पास, नर युग्मकों का निर्माण।
अब जो नरयुग्मकों का निर्माण है वो कहाँ पे हो रहा है? पराग नलिका के अंदर हो रहा है। तो नरयुग्मकों का निर्माण किनसे हुआ है? जनन कोशिका से होता है। किससे? क्योंकि जो पराग नलिका है किससे बनी है? जनन कोशिका से पराग नलिका बनी है। इसलिए नरयुग्मकों का निर्माण किससे होता है? जनन कोशिका से होता है। कुछ पादपों में जनन कोशिका का सूत्री विभाजन परागण के तुरंत पश्चात होता है। कुछ पादपों में जो सूत्री विभाजन है परागण के तुरंत पश्चात। अब देखो हमने विभाजन लास्ट क्लास में या पिछले साल पढ़े, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन, ये सभी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। और कुछ में अंकुरण से पूर्व परागण में ही हो जाता है। इसका यदि हम बात करें, एग्जाम्पल आता है हमारे पास कुल्फा और बंदरगाह। बंदरगाह, ठीक है, कुल्फा और बंदरगाह किसके लिए आई है एग्जाम्पल? क्योंकि जनन कोशिका का सूत्री विभाजन परागण के तुरंत पश्चात लेकिन अंकुरण से पूर्व, परागण के तुरंत पश्चात और अंकुरण से पूर्व। ऐसा एग्जाम्पल जो हो कौन कौन से हैं? कुल्फा और बंदरगाह में। या ऐसी इवेंट या घटना किनमें देखने को मिलती है? कुल्फा एवं बंदरगाह में। इस प्रकार से नरयुग्मकों का क्या होता है? पराग नलिका में निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन। क्या आता है? मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन। संरचना एवं परिवर्तन, देखो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नर युग्मकोद्भिद के बारे में, क्योंकि चैप्टर ही था हमारे पास नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, जिसमें नर युग्मकोद्भिद हमारा कंप्लीट होता है, या हम बोले नर युग्मकोद्भिद वाला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट क्या आता है? मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडक। क्या पढ़ेंगे? अंडक। या इस अंडक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गुरु बीजाणु परण के नाम से जाना जाता है। अंडक या गुरु बीजाणु परण। गुरु बीजाणु। यदि हम अंडक या गुरु बीजाणुकरण की बात करें तो आवर्त बीजी पादपों के पुष्प में मादा जननांग से जो जायांग वाला पार्ट होता है या स्त्री केसर वाला जो पार्ट होता है, उनसे जो मिलकर के संरचना बनती है वो ही हमारे पास क्या होंगे? अंडक या गुरु बीजाणुकरण होते हैं। अथवा जो हम बोले सीधी सी बात में जायांग का जो निर्माण होता है, क्योंकि अधिक अंडकों से मिलकर के बनता है। और ये गुरु बीजाणुकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीजाणु इसके अंदर पाए जाते हैं, बीजाणुओं को धारण करने वाली ये संरचना होती है। और यदि हम देखें जो गुरु बीजाणुकरण है ये एक रूपांतरित परण होती है। बीजाणु धारण करने वाली क्या होती है? रूपांतरित परण।
रूपांतरित कर, किसको? बीजांड धारण। बीजांड का धारण करने वाली एक रूपांतरित प्राण होती है जो गुरु बीजाणु प्राण, और स्त्री केसर में हमें पढ़ा था उसकी एक अंडक या उसकी एक इकाई क्या कहलाती है? अंडक कहलाती है। अब इसकी बात करें हम, ये संख्या में एक से अधिक होने पर देखो दो शब्द है, पृथकअंडपी और संयुक्त अंडपी। क्लियर? एक तो पृथक और एक संयुक्त। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पृथक का अर्थ क्या होता है भाई? अलग अलग। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ। यदि हमारे पास पृथक अंडपी की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो भाई, पृथक का मतलब लिया गया है अलग अलग। अंडकों की संख्या एक से अधिक होने पर अर्थात वियुक्तांडपी या पृथक या संयुक्त, इस प्रकार से ये हो सकते हैं। तो पृथक का मतलब हो जाएगा अलग अलग, संयुक्त का मतलब हो जाएगा एक साथ, या हम बोले साथ साथ। क्लियर? अब हमने पढ़ा था कौन सा पाठ? भाग स्त्री के सर्वात, क्योंकि ये पुष्प का कैसा भाग था? मादा जन्म। और हम कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं? मादा युग्म को। तो कहीं ना कहीं हम इस वाले पार्ट को पूरे को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर यदि हम देखें तो जो अंडक होता है एक फ्लास्कनुमा संरचना होती है। क्या होती है? अंडक एक फ्लास्कनुमा संरचना होती है। ये जो हमने भाग पढ़े थे डायग्राम इस तरीके का जो हमारे पास था, इसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्तिकाकार, और ये क्या हो जाएगा? वर्तिका, और ये क्या है? अंडाशय। और इन तीनों से मिलकर के क्या बना था? स्त्री केसर, जो कौन सा भाग में आता है? उसके मादा युग्मोद्भिद के अंतर्गत आता है। अब इन तीनों को हम पढ़ेंगे। किनको? वर्तिकागर क्या होता है, वर्तिका क्या होती है, अंडक क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना कैसी होती है इनकी, और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन किस प्रकार से होता है, एक एक करके नेक्स्ट क्लास में हम इनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।